हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्राइबल मूवमेंट। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है तपस्या बैच, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। ये हमने कल लेक्चर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये है तपस्या बैच का लेक्चर नंबर 2 ट्राइबल मूवमेंट, और ये हिस्ट्री का लेक्चर है। इसी के साथ में साइंस का लेक्चर भी साथ में अपलोड कर रही हूँ, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। आप, जैसा कि मैंने मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि 7 डेज तक आप मेरे साथ चलिए, मेरा कंटेंट देखिए, मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, मेरा वे देखिए, एंड देन अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ आगे जुड़ सकते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट में जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको कॉजेज बहुत अच्छे से समझा दिए थे, डिटेल में समझाए थे। उसके बाद में हमने फिर कुछ विद्रोह चालू कर दिए थे, जैसे कि चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, भिल विद्रोह, देन खाजी विद्रोह, खोंड विद्रोह तक हमारा हो चुका था। आज से जो हमको स्टार्ट करना था वो है हमारा गंजम विद्रोह। सबसे पहले गंजम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गंजम विद्रोह कहाँ हुआ था? मद्रास, तमिलनाडु में। ठीक है, मद्रास, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मद्रास नाम की एक जगह है, वहां पर गंजम रिवोल्ट लड़ा गया था ट्राइब्स के द्वारा। इसके जो मेन लीडर है उनका नाम है श्रीकार भंज। क्या नाम है? श्रीकार भंज। देखो, ये रिवोल्ट इतना आईएमपी नहीं है, दैट्स वाई मैंने इसके रीजंस वगैरह बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है। इन शॉर्ट, मद्रास में हुआ था और श्रीकर भंज इसके लीडर थे। अगर कहीं 2 मार्कर में आ जाए और हमको इसका रीजन भी लिखना हो तो रीजन आप क्या लिख सकते हैं? रीजन वही लैंड रिवेन्यू सिस्टम, लैंड पॉलिसीज वगैरह, ये सारे इसके रीजंस, इसके भी सेम रीजंस है जैसे कि अदर ट्राइब्स के हैं। ठीक है, जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको एक्सप्लोर करा, तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो गंजम विद्रोह, मद्रास, तमिलनाडु, श्रीकर भंज। सेकंड आता है हमारा गुमसूर विद्रोह। क्या आता है? गुमसूर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था हमारा मद्रास में। मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसके जो लीडर थे वो थे हमारे धनंजय भंज। धनंजय भंज। ठीक है, पहले थे श्रीकार भंज और अभी है धनंजय भंज। क्या है? धनंजय भंज। धनंजय भंज। फिर हमारा आता है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह जो है वो मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था हमारा कुकी विद्रोह, जिसके जो लीडर थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करे हैं क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट, अगेन ये इतना इम्पोर्टेंट विद्रोह नहीं है, बट आ सकता है 2 मार्कर में, और इसमें ठीक है लीडर लिखना इतना एमपी नहीं है। आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा रीजन और फिर उसका रीजन लिख दीजिएगा। पहले मणिपुर और त्रिपुरा, देन उसका रीजन क्या है? बैन झूम कल्टीवेशन एंड पोथांग सिस्टम। ठीक है, क्या यहाँ पर बैन करा गया था? बैन करा गया था झूम कल्टीवेशन एंड पोथांग सिस्टम। ये जो पोथांग सिस्टम है ये क्या होता है? तो ये भी हमारा फोर्स्ड लेबर ही होते हैं। ठीक है, फोर्स्ड लेबर को ही पोथांग बोला गया। तो पोथांग सिस्टम चलता था, कहाँ चलता था? मणिपुर और त्रिपुरा में, यानी वहाँ पे जितने भी ट्राइब्स थे उनको एज अ फोर्स्ड लेबर काम करवाया जाता था, और जो वो जूम कल्टीवेशन करते थे फॉरेस्ट में उसको भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा था? तो ये हो रहा था मणिपुर और त्रिपुरा में, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा कुकी विद्रोह। अब आता है हमारा संथाल एंड हुल विद्रोह। ठीक है, क्या आता है? संथाल एंड हुल विद्रोह। तो संथाल रिवोल्ट, संथाल मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम है हुल रिवोल्ट, ये आईएमपी है। इसका जो ईयर है वो भी हमें याद रखना है, 1855 से 1856, तब हमारा संथाल रिवोल्ट या फिर जिसका दूसरा नाम है हुल रिवोल्ट लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये है बिहार, बंगाल, झारखंड। ठीक है, यानी अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पर ये जो हमारा रीजन है ना, बंगाल, बिहार, झारखंड वाला, इस रीजन पर संथाल विद्रोह हुआ था। इसके जो फेमस लीडर है वो है हमारे सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, सिद्धू एंड कान्हू, सिद्धू एंड कान्हू। और जिस रीजन पर ये लड़ा गया था, ठीक है, जहां पर ये विद्रोह हुआ था, उस रीजन का नाम क्या पड़ गया? दामिन आई कोह। ठीक है, दामिन आई कोह उस रीजन का नाम पड़ गया। तो संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि बिहार, बंगाल, झारखंड में हुआ था, जिसके प्रमुख लीडर थे हमारे सिद्धू एंड कान्हू। कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू थे। और जिस रीजन पर लड़ा गया था, यानी
बिहार बंगाल झारखंड के अंदर भी जिस रीजन पर ये विद्रोह हुआ था वो है दामिन आई कोह, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू इट संथाल्स एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये रीजन है संथाल विद्रोह का, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जहां पर भी संथाल ट्राइब रहती थी, जहां पर भी संथाल ट्राइब रिसाइड करती थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक इंट्रोड्यूस कर दिया, न्यू लैंड रिवेन्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो उनकी नई लेटेस्ट लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग जो संथाल्स थे उनको उन्हीं के लैंड से, उन्हीं की जमीन से एविक्ट कर दिया गया था, ठीक है। यानी मान लीजिए ये एक लैंड है, यहाँ पर संथाल ट्राइब की कोई भी एक फैमिली रहती है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनके ही इस लैंड से इनको बेघर कर दिया, इनको क्या कर दिया, एविक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसी पॉलिसी ही बना दी कि आपका लैंड भी आपका नहीं है, आपको वहां से एविक्ट कर दिया जाता है। तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे, और ऑब्वियस है अपना घर अपनी जमीन कौन छोड़ता है, कोई भी नहीं छोड़ता है, तो ट्राइब क्यों छोड़ेगी, दैट्स वाई, इसी रीजन की वजह से ट्राइब्स ने उनके अगेंस्ट क्या करा, रिवोल्ट कर दिया। तो इसको बहुत अच्छे से समझने का हमको कोशिश करना है कि किस तरह से हुआ, कहाँ हुआ। वंस अगेन मैं आपको समझाती हूँ। संथाल रिवोल्ट, जिसको हुल रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार, बंगाल, झारखंड में हुआ था। इसके जो प्रमुख लीडर है वो है सिद्धू एंड कान्हू। जिस रीजन में वो हुआ था उसका नाम है दामिन आई कोह, और इसका जो रीजन है, जिस रीजन में हुआ था उसका नाम तो दामिनाई को है, और ये जो रिवोल्ट हुआ था उसका रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा जिसके अंदर संथाल उन्हीं के लैंड से बेघर हो गए, ठीक है, एविक्ट हो गए। अब आता है क्योंझर। क्योंझर कहाँ पर है, क्योंझर है हमारा उड़ीसा के अंदर। इसके जो प्रमुख लीडर है वो है रत्ना नायक एंड धरणीधर नायक, ठीक है। कौन कौन है, रत्ना नायक एंड धरणीधर नायक। रत्ना नायक एंड धरणीधर नायक, ठीक है, ये इसके प्रमुख लीडर है। अपोजिशन टू बेठी सिस्टम, ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, देखो क्योंझर ट्राइब जो कि उड़ीसा वाले रीजन में रहती थी, वहां पर जो भी वो ट्राइब थी, उन्होंने बेठी सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको अपोज करा था, ठीक है। अब बेठी सिस्टम क्या होता है, अगेन बेठी सिस्टम भी यानी फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो क्योंझर ट्राइब जो थी उनको एज अ फोर्स लेबर काम करवा रही थी ब्रिटिशर्स, तो उस सिस्टम का विद्रोह करा इन लोगों ने, और इन लोगों ने विद्रोह कर कर ब्रिटिशर्स से उस सिस्टम के प्रति बहुत सारा मतलब अपना गुस्सा दिखाया, और उसके लिए इतना विद्रोह करा कि उन लोगों को इस सिस्टम को बैन करना पड़ा, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख लीडर थे वो कौन कौन थे, रत्ना नायक एंड धरणीधर नायक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह या फिर रंपा रिवोल्ट या फिर रंपा मूवमेंट कहाँ हुआ, ये हुआ हमारा आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके जो मेन लीडर्स है, अच्छे से नाम याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम, ठीक है, क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, ये एक ही नाम है, अल्लूरी सीताराम राजू। सेकंड है अंबुल रेड्डी, क्या है, अंबुल रेड्डी। थर्ड है डोरा। फोर्थ है तस्मान, ठीक है। ये नाम है, इसमें से ये दो नाम भले आप भूल जाइए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अल्लूरी सीता राम राजू और सेकंड अंबुल रेड्डी, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, ये दोनों रंपा विद्रोह से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके प्रमुख लीडर कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू, अंबुल रेड्डी, दोरा तस्मान, ठीक है। इन्होंने बैन ऑन ताड़ी, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ताड़ी। ताड़ी क्या है, ताड़ी एक लिकर है ट्राइब की, जो वो उनके ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बनाते हैं। तो ये जो लिकर ये बनाते थे ताड़ी, उस पे क्या करा, इस पे पूरा हक किसका होता था, इस पे पूरा हक होगा रंपा ट्राइब का। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि आप लोग इस ताड़ी बनाने का जो सिस्टम है इसको बंद कर दीजिए, अब ये कौन बनाएगा, ब्रिटिशर्स बनाएंगे और ब्रिटिशर्स पैसे कमाएंगे। बट सो ऑब्वियस है कि अगर रंपा ट्राइब का ये
अपना काम है और अगर वो ये चीज करती आई है तो वो किसी और को क्यों करने देगी, वो खुद ही ये बनाएंगे, वो खुद ही इससे जो भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो ये चीज खुद यूज करेंगे ना, वो क्यों ब्रिटिशर्स को इस चीज का एक्सेस दे, नहीं देंगे। दैट्स वाई उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर आता है हमारा कोया विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके जो प्रमुख लीडर थे वो थे टम्पा सोरा। टम्पा सोरा, ठीक है, कौन सोरा, टम्पा सोरा। अगेन ताड़ी टैक्स। अब यहाँ पे तो ताड़ी बनाने पे ही रोक लगा दी थी कि आप नहीं बनाओगे, हम बनाओगे। और यहाँ पर जो कोया ट्राइब ताड़ी बना रही थी उस पर उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स इम्पोज कर दिया कि अब तुम ताड़ी भी बनाओ लेकिन हमको टैक्स दो, ठीक है। दैट्स वाई ये विद्रोह हुआ था। फिर आता है बस्तर विद्रोह और भूमकल विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था, जो हुआ था हमारा बस्तर छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। और इसके जो प्रमुख लीडर थे उनका नाम यहाँ पर नहीं है, बट जो ट्राइब थी वो है धुरवा ट्राइब। ये अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा मुंडा विद्रोह, जिसका अलग अलग नाम है। मुंडा विद्रोह का एक नाम है सरदारी विद्रोह, एक है उलगुलाम विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह के दो अलग अलग नाम है, क्या, उल गुलाम और सरदारी। किसी भी नाम से एग्जाम में हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर डायरेक्ट आ जाए सरदारी विद्रोह क्या है, या फिर आ जाए उल गुलाम विद्रोह क्या है, या फिर मुंडा विद्रोह क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम भी याद रखना। ये कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। किसने करा था, बिरसा मुंडा ने करा था, ठीक है। और क्यों करा था, मुंडारी सिस्टम लैंड एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। ये क्या है, मुंडारी सिस्टम एंड, यानी क्या होता था, मान लीजिए ये जो मुंडा ट्राइब के पीपुल है ये कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। यानी इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी हमारा एक एग्रीकल्चरल एरिया है, फार्म हाउस है, फार्म है सॉरी, बट ये एक अलग बंदे का है, ये एरिया अलग बंदे का है, ये एरिया अलग बंदे का, इसी तरह ये अलग अलग जनों के एरियाज हैं। अब क्या होगा, ये तो छोटे छोटे एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता था, एक मतलब छोटे एरिया में बहुत कलेक्टिव फार्मिंग नहीं हो पाती थी, प्रोडक्टिव फार्मिंग नहीं हो पाती थी। बट अगर ये सब मिलकर एक साथ पूरे एरिया में फार्मिंग करे तो इसे बोला जाता था कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। यानी छोटे छोटे एरियाज को छोड़कर, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज को छोड़कर, छोटे छोटे एरियाज को छोड़कर एक बड़े एरिया में कलेक्टिव फार्मिंग करें, यानी सब मिलकर फार्मिंग करते थे, तो वो होता था कलेक्टिव फार्मिंग। अब इससे ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम थी वो समझाती हूँ। मान लीजिए एक बंदा है जो इतना खेती कर रहा है। अब मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने बोला इसकी आपको 1/6% आपको क्या देना है, टैक्स के रूप में देना है। अब अगर छोटी 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 फार्मिंग रहेगी तो हर एक बंदा उसका 1/6 देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सब मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ एक पार्टी उनको देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा देना पड़ेगा। अब इससे क्या हो रहा था, इससे ऐसे जो फार्मिंग हो रही थी उसमें मुंडास को बहुत सारा नुकसान हो रहा था। सॉरी सॉरी, ये जो कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी इसमें क्या हो रहा था, मुंडा को, जो भी मुंडा ट्राइब थी उसे बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा था, बट जो ये छोटी छोटी फार्मिंग्स कर रहे थे उसमें हाँ उनको नुकसान हो रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स के लिए तो ये छोटी छोटी फार्मिंग फायदेमंद थी, तो इसलिए उन्होंने जो कलेक्टिव फार्मिंग थी उस पर ही बैन लगा दिया कि नहीं, आप पूरा एक साथ फार्मिंग नहीं कर सकते, आप अलग अलग फार्मिंग ही करोगे और अलग अलग टैक्स पे ही करोगे। तो ये सिस्टम जो था, इससे मुंडा ट्राइब वाले जो थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। अगेन झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। मुंडारी सिस्टम को एंड करने पर इन्होंने विद्रोह करा था। मुंडारी सिस्टम क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग, समझा चुकी हूँ। अब आता है ताना भगत का विद्रोह। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। इसके जो मेन लीडर है वो है जात्रा ओरांव। कौन है, जात्रा ओरांव, ठीक है, जात्रा ओरांव इसके मेन लीडर है। छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। वी विल नॉट पे लैंड रेवेन्यू नॉट डूइंग बेगारी। अब क्या हुआ था, जो छोटा नागपुर झारखंड की जो ट्राइब थी उनसे क्या करवाते थे, लैंड रेवेन्यू भी बहुत सारा लेते थे और बेगारी भी करवाते थे। बेगारी अगेन फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो ये दो चीज वो करवाते थे। अब इस चीज से जो ताना भगत
थे, मतलब और जो वहाँ के छोटा नागपुर झारखंड के ट्राइबल पीपल्स थे वो सारे बड़े ही परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर चालू कर दिया कि ना तो हम इतना लैंड रिवेन्यू देंगे, आप जितना लैंड रिवेन्यू लेते हो इतना तो मतलब हमारी कमाई भी नहीं होती है, तो हम आपको दे कैसे टैक्स। तो दैट्स वाई लैंड रिवेन्यू हम नहीं देंगे। जो बेगारी सिस्टम है उसको भी अब आपको बंद करना पड़ेगा। ये दोनों चीज के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, वी विल नॉट पे लैंड रेवेन्यू नॉट डूइंग बेकारी। यानी जो ये विद्रोह हो रहा था वहीं से ये स्टेटमेंट एक लीडर ने बोला था कि वी विल नॉट पे लैंड रेवेन्यू नॉट डूइंग बेकारी। अब आता है हमारा नागा विद्रोह। नागा विद्रोह कहाँ हुआ था? नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड मणिपुर जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, वहां पर नागा ट्राइब द्वारा एक विद्रोह हुआ। वो विद्रोह किसने किया, क्यों किया, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे दो नाम, एक है रंगमाई जादो नाग और एक है रानी गैदिनलिऊ। ठीक है, रानी गैदिनलिऊ। ये जो दो पर्सनैलिटी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही है इस मूवमेंट की। इनका नाम बहुत अच्छे से आप याद रखना क्या क्या है। तो नागा रिवोल्ट कहाँ हुआ था? नागालैंड मणिपुर में हुआ था। कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? रंगमाई जादोंग और रानी गैदनी लियू। ठीक है, फिर ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। वही अगेन ब्रिटिश की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थी, जो उनका फोर्स्ड लेबर बनाना था, जो वो ताड़ी वगैरह बनाने पर बैन करते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, कलेक्टिव फार्मिंग पे, मतलब ये सारी ही चीजें आप याद रखिएगा कि जितनी भी उनकी पॉलिसीज थी ना, उनके सबके अगेंस्ट ही इन्होंने ये विद्रोह करा था। बाद में क्या हुआ? लेटर रानी लिंक इट विथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो यहाँ पे ना दो चीज तीन चीज तो हम सब में पढ़ रहे हैं कि कहाँ हुआ, कौन लीडर था और क्यों हुआ। ठीक है, ये तीन चीज तो हमने पढ़ी। यहाँ पर एक जो स्पेशल थिंग है वो ये है कि जब ये नागा विद्रोह हो रहा था तब हमारे पूरे इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट में यानी नागालैंड मणिपुर में नागा विद्रोह हो रहा था तब हमारे पूरे इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ये रानी गैदनिलियो थी, इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ इस मूवमेंट को भी ऐड कर दिया। ठीक है, लिंक कर दिया, यानी इसके साथ में इस मूवमेंट को भी साथ में जोड़ दिया और साथ साथ चलाया। ये इसका एक स्पेशल थिंग है जो याद रखिएगा। फिर आता है हमारा चेंचू विद्रोह। क्या है चेंचू विद्रोह? कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। वेंकटपैया ने इस विद्रोह को नेतृत्व करा था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रेजिंग फीस, यानी जो भी ट्राइब्स थी जब वो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे तो उस पर भी उन्होंने फीस लगा दी थी। मतलब आप सोचो, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी तक ठीक था, ताड़ी पर बैन लगाना ठीक था, तुम्हारे जो ह्यूमन सेक्रीफाइस थे उस पर बैन लगाना ठीक था, बट अब यार मतलब एनिमल्स को अगर अब तुम चारा खिला रहे हो उस पर भी बैन है, तो फिर ये चीज तो गलत है। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। फिर आता है नाइकड़ा विद्रोह जो कि मध्य प्रदेश गुजरात में हुआ था, नॉट इम्पोर्टेंट। देन आता है हमारा खामती विद्रोह जो कि कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। सरदार खता गोहाई और रनोताई। ठीक है, सरदार खाता गोहाई और रनोताई ये दो प्रमुख लीडर थे। तो इसी के साथ में जो हमारे 20 विद्रोह के समथिंग हमने जितने विद्रोह थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस विद्रोह की, देखो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कोजेस पढ़ लिए थे और कुछ रिवोल्ट पढ़ लिए थे। बाकी के रिवोल्ट हमने अभी कल कवर कर लिए हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजन ऑफ फेलियर ये दो चीज हम और देखने वाले हैं। देखो ये जितने भी विद्रोह हो रहे थे, जितने भी विद्रोह लड़े जा रहे थे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनका कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो यानी वो विद्रोह कैसे थे, तो ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि वो विद्रोह कैसे थे। आप कैसे सोचेंगे ये सारी चीजें कि वो विद्रोह कैसे थे? जैसे कि ट्रेडिशनल वेपन्स, वॉरफेयर टेक्निक्स। अब देखो ये हमारे पास में बहुत सारे वॉरफेयर टेक्निक्स नहीं पता थी। ट्राइबल पीपल्स को बहुत सारी टेक्निक्स का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, क्योंकि वो लोग तो शांति से अपना कमा रहे थे, खा रहे थे, अपनी चीजें बना रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे। अब एकदम से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने उनका पूरा जैसे वो रहते थे उनका ट्रेडिशन वगैरह सब में इंटरफेयर करना चालू कर दिया। तो अब उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से वॉर लड़ना चाहिए, बट ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी नॉलेज है कि किस तरह से उन्हें इन चीजों को लड़ना है, किस तरह से हैंडल करना है। तो जो वॉरफेयर टेक्निक्स थी ना हमारे ट्राइबल्स की, वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी। ठीक है, ट्रेडिशनल जो चली आ रही है, मतलब कुछ भी न्यूज में नहीं था, वो ट्रेडिशनल
वेपन्स। मान लीजिए एक तरफ ब्रिटिशर्स के पास, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स है, वहीं एक तरफ ट्राइब है जिनके पास वही हमारे जो ट्रेडिशनल वेपन्स चलते आ रहे हैं, जैसे कि एरोज हो गया, स्पीयर्स हो गया, ये जितनी भी चीजें हो गई, धनुष बाण हो गया, ठीक है, भाला हो गया, ये सारी चीजें। और एक तरफ ब्रिटिशर्स की आर्मी जिनके पास में बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो दैट्स वाई क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइब्स का लड़ने का तरीका था वो क्या था, एक तो ट्रेडिशनल वेपन से वो लड़े, और वॉरफेयर टेक्निक्स भी उनकी पुरानी थी, जैसे कि गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक हो गई, ठीक है। तो ये चीज आप मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज सबको पता होती है। फिर सेकंड है रिवोल्ट वर वायलेंट इन नेचर। अब देखो, गांधी जी आए, उन्होंने नॉन वायलेंट नेचर पर फोकस करा, बट उससे पहले जितनी भी ट्राइब्स थी उन्होंने तो वायलेंट नेचर से ही अपना विद्रोह मूवमेंट जो भी वो आगे बढ़ाया। तो इस रिवोल्ट का भी जो नेचर था कि किस तरह का था, तो वो हिंसावादी था, ठीक है, अहिंसावादी नहीं था, हिंसावादी था। फिर प्रोटेस्ट इज ट्राइबल आइडेंटिटी। प्रोटेस्ट इज ट्राइबल आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, देखो, जैसा कि आप ऊपर इतने सारे जो मैंने विद्रोह पढ़ा है उसमें आप देख रहे होंगे कि भील है, तो भील ने भीलों के लिए विद्रोह करा, भील रीजन पे जो जो हुआ उसके लिए विद्रोह करा। कोल है, तो कोल ने कोल रीजन पे विद्रोह करा, मतलब कोल ने कोल के लिए विद्रोह करा, भील ने भील के लिए करा, पहाड़िया ने पहाड़िया के लिए करा, खाजी ने खाजी के लिए करा। यानी सबने अपनी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसके लिए विद्रोह करा। सबने एक साथ मिलकर ग्रुप में विद्रोह नहीं करा। आपको जितने भी विद्रोह मैंने पढ़ा है तो आप उससे में जान ही सक रहे होंगे कि भीलों ने भीलों के लिए, कोलों ने कोलों के लिए, सबने अलग अलग अपनी आइडेंटिटियों के लिए विद्रोह करा है, ना कि सबने मिलकर विद्रोह करा, ठीक है। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कि प्रोटेस्ट इज ट्राइबल आइडेंटिटी। ओके। फिर आता है रीजनल विद्रोह। रीजनल विद्रोह का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई विद्रोह हो रहा है महाराष्ट्र में तो सिर्फ वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, कोई विद्रोह हो रहा है एमपी में तो बस वो एमपी तक सीमित है, कोई विद्रोह हो रहा है हमारा तमिलनाडु में तो वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही है, वो आगे नहीं जा पा रहा है। मतलब महाराष्ट्र का विद्रोह ऐसा नहीं कि तमिलनाडु पहुंच गया या तमिलनाडु का महाराष्ट्र आ गया, नहीं, अपने अपने रीजन में ही विद्रोह हो रहे थे। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 7 मार्कर भी आ सकता है और 2 मार्कर भी आ सकता है, तो आप क्या क्या लिखेंगे, ट्रेडिशनल वेपन्स, वॉरफेयर टेक्निक्स, रिवोल्ट्स वर वायलेंट इन नेचर, प्रोटेस्ट इज ट्राइबल आइडेंटिटी एंड रीजनल। अब देखो, इनके जो अंदर का जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको मन से लिखना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया, अब उस चीज को लिखना कैसे वो आप लिखिए, क्योंकि अगर हर एक चीज की मैं आपको स्पून फीडिंग करवाऊंगी तो आप कभी लिखना सीखेंगे ही नहीं। इसलिए उसको किस तरह से लिखना है वो हमें खुद सीखना है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, मैंने आपको क्या करा, पॉइंट्स बता दिए, बट उन पॉइंट्स को किस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। इससे आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी, क्योंकि हमको एग्जाम में क्या याद रहने वाला है, एग्जाम में तो हमको ऐसे भी सिर्फ ये सारी चीजें ही याद रहने वाली है। अब आते हैं रीजंस ऑफ फेलियर। अब किस तरह से ये जो मूवमेंट था ये फेल हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया, उसके क्या क्या वजह रही है, क्या क्या रीजंस रहे हैं। तो फर्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्न वेपन। हमने पहले ही पढ़ा कि ये ट्रेडिशनल वेपन्स यूज करते थे, जैसे कि भाला हो गया, एरोज हो गए, धनुष बाण हो गए, और ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, तो उन्होंने आसानी से जो ट्राइबल पीपुल से उन पे जीत पा ली आसानी से, ठीक है। तो लेक ऑफ मॉडर्न वेपन ये एक रीजन है। सेकेंड, लेक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए भील है, तो भील ने क्यों विद्रोह करा, उनके यहाँ के लैंड रिवेन्यू सिस्टम के लिए, ठीक है। कोल है, तो कोल ने उनके यहाँ के लैंड रिवेन्यू सिस्टम के लिए, जमींदारी सिस्टम के लिए, ताड़ी पर बैन लगाने के लिए, मतलब हर एक जितना भी हर एक रिवोल्ट तो जो था उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या थे, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, किसी का कुछ और ऑब्जेक्टिव था, किसी का कुछ और ऑब्जेक्टिव था, और उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हाँ यही चीज है इसके लिए हम विद्रोह कर रहे हैं या फिर हमको यही चीज पानी, नहीं। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना वो कभी सेम बैठे ही नहीं। तो उस वजह से भी क्या हुआ, जब सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे तो किसी का भी क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो उस कमी की वजह से भी बहुत जल्दी ये रिवोल्ट बंद हो गए। थर्ड आता है लेक ऑफ एलाइट एंड इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ट्राइबल विद्रोह है ये, तो ट्राइब्स ये रिवोल्ट लड़ रही है, अब इन ट्राइब के जो लीडर्स थे वो भी इन ट्राइब में से ही थे। ऑब्वियसली लीडर्स अच्छे थे बट उनमें भी इतना नॉलेज नहीं था। अगर इन
रिवोल्ट्स को, कोई भी एलाइड पर्सन जिसके पास नॉलेज है, पैसा है, मॉडर्न वेपन्स की जानकारी है, किस तरह से वॉरफेयर टेक्निक हमको अपनानी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी होती, या फिर ऐसा एक इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन यानी दिमागदार पार्टिसिपेशन होता, तो शायद ये रिवोल्ट बहुत अच्छे से लड़े जाते। लेकिन कोई भी एलाइड पर्सनालिटी आई ही नहीं विद्रोह करने के लिए, और ना ही किसी का इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन रहा। ये विद्रोह सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्स ने ही लड़ा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स से पीछे रह गए। लास्ट आता है लेक ऑफ एबल लीडरशिप। मैं अगेन बता चुकी हूँ कि जो लीडर्स थे वो बेशक बहुत अच्छे थे, बहुत बहादुर थे, बहुत हिम्मत वाले थे, लेकिन अगर लीडर्स बहुत अच्छे थे बट उनके पास में जो वेपन्स है वो अच्छे है ही नहीं, उनके पास जो इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन उनका जो होना चाहिए वो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से पीछे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर हम कंपेयर करें, हमारे लीडर्स बेशक अच्छे थे बट अगर हम ब्रिटिशर्स से कंपेयर करें तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे, और ये ट्रुथ है कि हम पीछे थे। तो कितना भी अच्छा लीडरशिप था लेकिन ब्रिटिशर्स से अच्छा नहीं था। तो ये भी एक रीजन है कि हम बहुत जल्दी फेल हो गए इन रिवोल्ट्स में। तो देखिए, मैंने आपको आज बहुत शॉर्ट में चीजें समझाई है, और शॉर्ट में चीजें समझाने का क्या मेरा रीजन था मैं वो भी आपको बता देती हूँ। कल का वीडियो और आज का वीडियो, इसमें हमने ट्राइबल मूवमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप जब आपका सिलेबस देखेंगे तो उसमें ट्राइबल मूवमेंट आपको आएगा, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा की पीडीएफ लेकर आ रही हूँ, बहुत बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रही हूँ फिर समझा रही हूँ, नहीं भाई। हमको एमपीपीएससी करना है और एमपीपीएससी में हमको आंसर्स लिखने हैं। बड़ी बड़ी पीडीएफ बड़े बड़े पैराग्राफ्स से कुछ नहीं होगा। हमको ले देकर आंसर कैसा लिखना है, आंसर तो हमको ऐसे लिखना है ना, ये ऐसे आंसर लिखना है। तो डायरेक्ट फिर आंसर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है उसमें ही हम पढ़े ना, हम क्यों इतना बड़ा बड़ा पढ़ रहे हैं। नहीं, ट्राइबल मूवमेंट आया, ट्राइबल मूवमेंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, या तो वो उसके कॉजेस पूछेगा कि क्यों हुआ। अगर 7 मार्कर में आता है तो मैंने आपको डेटा दे दिया है कैसे होगा, कैसे लिखना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको लिखनी है वो दे दिया। रीजंस ऑफ फेलियर क्या क्या रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर 7 मार्कर में भी आता है तो आप ये पॉइंट्स लिखिए, छोटा सा पहले इंट्रो दे दीजिए, देन ये पॉइंट लिखिए और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, खत्म आपका आंसर। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, इसके अंदर एक्सप्लेन आपको क्या करना है मैं वो आपको समझा चुकी हूँ। और रही बात इन छोटे छोटे मूवमेंट्स की, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 मार्कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल संथाल विद्रोह आ गया तो क्या लिखना है, संथाल विद्रोह में हमको हमको लिखना है बिहार बंगाल झारखंड ये रीजन था, सिद्धू कान्हू लीडर थे, फिर जो उनका रीजन था वो ये था। 3 लाइन आती है, तीनों लाइन भरा जाएगी, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हम उसी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत डिटेल डिस्कशन बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे आते हैं हमें वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स है। अगर हमने हर एक चीज को बहुत डीप में पढ़ा तो हमें कुछ याद नहीं रहने वाला है, ठीक। दैट्स वाई ऐसे पढ़ो, इन शॉर्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। कम कंटेंट से पढ़ो बट अच्छा कंटेंट पढ़ो, ओके।